हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका नवा अध्याय शासक और इतिवृत्त मतलब मुगल बादशाह और उनके इतिहास लेखन के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे थे। और आज की कक्षा में मुगल बादशाहों के राजधानी क्षेत्र और उनके दरबार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा मुगल राजधानियों से। तो देखिए, मुगल राजधानियों की बात करें कि राजधानी नगर तो मुगल साम्राज्य का हृदय हुआ करती थी। जो राजधानी है पूरे साम्राज्य का एक हृदय हुआ करती थी, और वो है राजधानी नगर। और यहीं पर अक्सर दरबार लगते थे, मुगल बादशाहों के दरबार यहीं से लगते थे, पूरा साम्राज्य यहीं से संचालित होता था। इसीलिए मुगल राजधानियों को पूरे मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल कह सकते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगल बादशाह थे उनकी राजधानियां बदलती रहती थी, एक ही शहर लंबे समय तक राजधानी नहीं रहती थी। कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी लाहौर और कभी फतेहपुर सीकरी। जो प्रथम मुगल बादशाह था बाबर, उसने कुछ समय अपनी राजधानी आगरा बनाई, लेकिन 4 वर्षों तक वो लगातार युद्ध लड़ते रहे और उनकी अलग अलग राजधानियां स्थानांतरित होती रही और अलग अलग जगह पे उनके दरबार लगते रहे। तो देखिए, हालांकि बाबर जो प्रथम मुगल बादशाह था बाबर, उसने लोदियों को ही हरा के दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, इब्राहिम लोदी को। तो उस समय लोदियों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, तो बाबर ने भी सबसे पहले उनकी राजधानी क्या बन गई, उनकी आगरा। तो देखिए, हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान, 4 ही वर्ष शासन किया था बाबर ने, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे, अलग अलग स्थानों में ये दरबार लगते थे। आगे बात करें, 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। तो जो अकबर है, इसने 1560 के दशक में आगरा के किले का निर्माण करवाया था, और आगरा का जो किला है वो लाल पत्थर से बना होने के कारण आगरा का लाल किला उसको कहते हैं, जो अकबर ने 1560 के दशक में बनवाया था। फिर लंबे समय तक वही अकबर की राजधानी रही। तो देखिए, इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, आगरा के लाल किले को। आगे बात करें कि 1570 के दशक में अकबर ने फिर अपनी एक नई राजधानी बनाई। आगरा से कुछ ही दूरी पर फतेहपुर सीकरी नाम से एक नई राजधानी अकबर ने बनाई। वहां पर कई सारे भव्य महल अकबर के द्वारा बनवाए गए। तो 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, और वहां पर फतेहपुर सीकरी में एक संत रहते थे, शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और उन्हीं चिश्ती सिलसिले के सूफी संत को सम्मान देने के लिए अकबर ने उन्हीं के आश्रम के पास जाकर अपनी राजधानी बनाई, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। और वहीं पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो देखिए, मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने हुए थे, और अकबर ने सीकरी में, जो फतेहपुर सीकरी है, वहीं पर एक तो जुम्मा मस्जिद बनवाई थी, और उसी के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर के मकबरा बनाने के भी आदेश इन्होंने दिए थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी वहीं अकबर ने बनवाया था। इसके अलावा वहीं पर अकबर ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। वो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। उद्देश्य ये था कि कोई भी जब फतेहपुर सीकरी आएगा तो उसे जब ये बड़ा दरवाज़ा दिखेगा तो तुरंत बादशाह की गुजरात विजय की उसे याद आ जाएगी कि इन्होंने गुजरात को विजय किया था। इसी उपलक्ष्य में वो दरवाज़ा बनवाया। तो देखिए, विशाल मेहराबी दरवाज़ा, जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा, के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना होता था। इसके बाद 1585 में अकबर ने उत्तर पश्चिम की तरफ से, काबुल कंधार की तरफ से जो लगातार खतरे मंडरा रहे थे, आक्रमण हो रहे थे मुगल साम्राज्य के ऊपर, उन खतरों से निपटने के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया अकबर ने, और 13 वर्षों तक लाहौर को ही अपनी राजधानी रखा, और बाद में फिर वापस से आगरा को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, 1585 में उत्तर पश्चिम, काबुल कंधार की तरफ से उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया अकबर के द्वारा। और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इसी सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी, उत्तर पश्चिम सीमा पर, और लाहौर को ही अपनी राजधानी रखा 13 वर्षों तक। फिर वापस किसको बनाया?
आगरा को। तो ये अकबर की राजधानियां रही। अकबर के पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने कोई विशेष परिवर्तन राजधानियों में किया नहीं, और जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां, और शाहजहां ने कुछ समय तो आगरा को ही राजधानी रखा, लेकिन बाद में दिल्ली जो है वहां पर एक नया नगर बसाया, शाहजहानाबाद, यमुना नदी के किनारे, जिसे आजकल हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, उसे राजधानी बनाया फिर शाहजहां ने। तो देखिए, शाहजहां 1648 में दरबार सेना व राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। मतलब शाहजहानाबाद दिल्ली के पास ही एक नया शहर बनाया, उसी को अपनी राजधानी बनाया फिर शाहजहां ने। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद नई और शाही आबादी थी, जो इनकी राजधानी थी, वहीं पे फिर दरबार लगता था। वहीं पर शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया, वहीं पर जामा मस्जिद बनवाई गई, और चांदनी चौक के बाजार जो सुंदर हैं वो भी शाहजहां के द्वारा वहीं बनवाए गए। तो चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर वहीं पर बनवाए गए थे। आगे बात करें तो वो है मुगल दरबार। अब जो राजधानी होती थी उनमें दरबार लगता था, और दरबार में बड़े निर्णय होते थे, किस तरह शासन चलेंगे ये सारे फैसले लिए जाते थे। तो मुगल दरबार में जो भी लोग बैठते थे, तो मुगल दरबार में आचार विचार के, अनुशासन के कठोर नियम होते थे। उन नियमों का सबको पालन करना होता था। अगर कोई अधिकारी उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। तो देखिए, अब हम मुगल दरबार के बारे में देखेंगे। शासक पर केंद्रीय दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब पूरे साम्राज्य का हृदय राजधानी होती थी, राजधानी में दरबार लगता था, और दरबार में राज सिंहासन, तो ये सब मुख्य केंद्र होते थे मुगल शासन के। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त कह सकते हैं, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जा सकता था जिस पर धरती टिकी हुई थी, कि राज सिंहासन और दरबार पे ही पूरा मुगल साम्राज्य टिका हुआ था। ऐसे स्तंभ के रूप में इसे देखा जा सकता था। आगे बात करें कि दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। बीच में मुगल बादशाह होता था, उसका राज सिंहासन होता था, और उसके पास कतारें लगी होती थी दरबारियों की, पहली कतार, फिर दूसरी कतार, फिर तीसरी कतार, इस तरह से। तो जो पहली कतार में जो अधिकारी बैठते थे उनकी हैसियत बड़ी होती थी। बस इसी बात से पता चलता था जो राज सिंहासन के नज़दीक जो बैठते थे अधिकारी, उनकी हैसियत बड़ी होती थी, और राज सिंहासन से जितना दूर जो व्यक्ति बैठा है उसकी हैसियत उतनी ही कम मानी जाती थी। तो इस तरह हैसियत का भी निर्धारण बैठक की व्यवस्था से होता था। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसके महत्ता का प्रतीक होता था। उनका सम्मान और उनके बैठने के स्थान से पता चलता था कि बादशाह की नज़र में इस अधिकारी का कितना महत्व है। आगे बात करें बच्चों, एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से और जाने की, अपनी जगह बदलने की अनुमति नहीं थी, मतलब, और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। सभी अधिकारी दरबार में आके बैठ जाते थे। बाद में जो आवाज़ लगाने होते थे, वो आवाज़ लगाने वाले जो होते थे वो आवाज़ लगाते थे कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। ऐसी लयबद्ध तरीके से गा के वो उपाधियों के नाम लेते थे। तो जब बादशाह आता था तो सभी अधिकारी खड़े हो जाते थे दरबार में। जब बादशाह बैठ जाता था अपने सिंहासन पे तो सभी अधिकारी बैठ जाते थे, फिर दरबार शुरू होता था। एक बार जब बादशाह अपने सिंहासन पे बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से उठ के बिना अनुमति के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। कठोर अनुशासन के नियम होते थे दरबार में, अगर उनका कोई उल्लंघन करता था तो उसे कठोर सजा भी दी जाती थी। तो देखिए, दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा ही होता था। नियमों द्वारा ही दरबार चलता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता था जो शिष्टाचार या अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करता था दरबार में। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से भी पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। कोई भी व्यक्ति जब शासक के सामने उपस्थित होता था तो किस तरह वह शासक का अभिवादन कर रहा है, वो कितना झुक के शासक का अभिवादन कर रहा है, इससे भी पता चलता था कि उस व्यक्ति की कितनी हैसियत है। जो बहुत ज़्यादा झुकता था उसकी हैसियत कम, और जो कम झुकता था उसकी हैसियत ज़्यादा
एक तरह से मानी जाती थी। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। किसी व्यक्ति के सामने कोई उपस्थित हुआ और बहुत ही ज़्यादा झुक के वो उसे अभिवादन कर रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति की जिसके सामने वो झुका उसकी हैसियत बहुत ज़्यादा है। जिस व्यक्ति के सामने कम झुके तो उस व्यक्ति की जिसके सामने हम कम झुके उसकी हैसियत कुछ कम मानी जाती थी। आगे बात करें, आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। उच्चतम रूप, अगर सम्मान देना है बादशाह को, इसका सबसे उच्चतम रूप होता था कि दंडवत वो दरबार में लेट जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था, सिजदा। अकबर के द्वारा अपने दरबार में संबोधन के नए तरीके शुरू किए गए थे जिन्हें सिजदा व पायबोस कहा जाता था। उनके बाद जो एक बादशाह आए थे शाहजहां, उनके द्वारा अकबर द्वारा शुरू की गई सिजदा व पायबोस जो आत्मनिवेदन या जो तकनीकी होती थी उसको बंद कर दिया और चार तस्लीम के नाम से एक नई अभिवादन व्यवस्था शुरू की गई थी शाहजहां के द्वारा। तो देखिए शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर, किन तरीकों के स्थान पर, सिजदा व पायबोस के स्थान पर चार तस्लीम या जिसे कहेंगे जमी बोसी या जमीन को चूमना के तरीके अपनाए गए। अभिवादन के नए तरीके शुरू किए गए शाहजहां के समय में जिनका नाम था चार तस्लीम। तो अब देखिए चार तस्लीम क्या होती थी। चार तस्लीम, यह अभिवादन की चार तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। जो दायां हाथ है उसको ऐसे सीधा हथेली के ऊपर रखते हुए हथेली को ऐसे जमीन पर रखा जाता था और फिर 4 बार ऐसे बादशाह के सामने किया जाता था। बस इसी को क्या कहेंगे, चार तस्लीम, जो शाहजहां के द्वारा अभिवादन का एक तरीका शुरू किया गया था। तो इसमें तलह थी ऊपर की ओर होती थी, मतलब हथेली ऊपर की ओर होती थी। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता था तथा तलहती को सिर के ऊपर रखता था। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, चार तस्लीम। और तस्लीम का शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मनिवेदन। एक तरह से वो निवेदन करता था, सम्मान दिखाता था बादशाह को, बादशाह के प्रति अपना उपस्थित होने वाला व्यक्ति। तो ये एक दरबार में उपस्थित होने के लिए अनुशासन के कुछ नियम होते थे। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करते हो। फारसी रिवाज के मुताबिक ऐसे हाथ ऐसे बांध के छाती पर ऐसे अभिवादन करते थे। कोई भी अगर राजदूत दूसरे राजा का उपस्थित होता था तो इन तरीकों से वो बादशाह का अभिवादन कर सकता था। बादशाह अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था। अब हम पढ़ेंगे कि बादशाह की दिनचर्या क्या होती थी, किस तरह वो अपने दिन की शुरुआत करते थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य वो दिन में अपने करते थे। तो दिन की शुरुआत उनकी कैसे होती थी, सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से वो अपनी सुबह उठता था, सूर्योदय के समय कुछ मंत्र जाप वगैरह या जो भी धर्म से संबंधित क्रियाएं हैं वो पूरी करता था। फिर वो उसके बाद क्या करता था, इसके बाद पूर्व की ओर मुंह किए हुए छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। उसके बाद बादशाह क्या करता था कि जो महल के पूर्व की तरफ जो एक झरोखा होता था, छज्जा होता था, वहां आके वो बैठता था और वहीं से महल के नीचे बहुत सारे साधारण लोग खड़े होकर बादशाह के दर्शन करते थे। झरोखे में बादशाह बैठा होता था, बस इसी को कहेंगे झरोखा दर्शन, जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए इसके नीचे लोगों की भीड़, जिनमें सैनिक भी होते थे, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार, बच्चे और औरतें भी होती थी, बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। बादशाह झरोखे में बैठा होता था जो पूर्व की तरफ होता था और नीचे की तरफ सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित होते थे। इसको क्या कहेंगे, झरोखा दर्शन, जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देना, कि जनता को लगे कि बादशाह एक तरह से ईश्वर की परछाई है और वो बादशाह का ज़्यादा सम्मान करे, इसलिए ये प्रथा शुरू की गई थी। झरोखे में 1 घंटा जब बिता देता था बादशाह, तो उसके बाद अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन, जिसे कहते हैं दीवान ए आम, में वो आता था।
तो घंटा भर वो झरोखे में बिताता था। सभी लोग जब दर्शन कर लेते थे तो फिर वो अपने सरकार के काम करने, अपने राज शासन से संबंधित कार्य करने के लिए अपने एक दफ्तर में आता था, एक दरबार में आता था, जिसे क्या कहते थे, सार्वजनिक सभा भवन, जिसमें वो सभी लोगों से मिलता था, समस्याएं सुनता था, उनकी समस्याएं हल करता था, सभी आम लोगों से मिलता था। इसलिए इस दफ्तर को, इस भवन को क्या नाम दिया गया, दीवान ए आम। इसके बाद राजा फिर दूसरे भवन में जाता था जहां पर वो केवल विशिष्ट लोगों से या मंत्रियों से ही मिलता था, उसे कहते थे दीवान ए खास। तो देखो, वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे। दीवाने आम में राज्य के छोटे से छोटा अधिकारी उपस्थित हो सकता था, अपनी रिपोर्ट पेश करता सकता था, अपनी बात कह सकता था वहां पे। और उसके 2 घंटे बाद, 2 घंटे वहां बिताने के बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था, खास लोगों से ही मिलता था, इसलिए उस भवन को क्या नाम दिया, दीवान ए खास। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, तो यहाँ पर केवल वरिष्ठ मंत्री ही आते थे, और जो कर अधिकारी होते थे वो अपने हिसाब का ब्यौरा भी बादशाह के सामने यहीं पर रखते थे। आगे बात करें, कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को भी देखता था। कभी जब बादशाह को बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, कुछ फुर्सत के पल होते थे, तो वो दीवाने आम या दीवाने खास में बैठ के जो कलाकार होते थे राज्य के, जो बादशाह के सामने कोई कला पेश करना चाहते थे, इनाम पाना चाहते थे, उनसे भी मिलते थे। जैसे कि कलाकार, संगीतकार, नृत्यकार, इनसे मिलते थे। जो वास्तुकार होते थे, भवनों के अच्छे नक्शे बना के लाते थे, वो भी बादशाह के सामने उपस्थित हो सकते थे। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, तो कुछ त्योहार भी मनाए जाते थे। मुगल दरबार में कुछ त्योहार भी मनाए जाते थे, जिनमें एक था कि जिस दिन बादशाह सिंहासन पे बैठा उसकी वर्षगांठ होती थी, उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। दूसरी है ईद, और तीसरी है सब ए बारात, और इसके अलावा एक हिंदू त्यौहार होली। ये विशेष त्यौहार मनाए जाते थे मुगल दरबार में। जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था, बहुत ही अच्छा सजाया जाता था दरबार को इन त्योहारों पर। अब हम बात करेंगे कि जो सब ए बारात इस्लाम धर्म का एक त्यौहार होता था, इसके क्या मायने हैं, ये क्या होता था ये त्यौहार। तो देखिए, सब ए बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि को यह त्यौहार मनाया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। अब मान्यता क्या है, ये जो त्यौहार है सब ए बारात इस्लाम धर्म का, तो मुसलमानों की, इस्लाम के विद्वानों की क्या मान्यता है इस त्यौहार के बारे में। मान्यता यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। तो इस मान्यता के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, सब ए बारात, जो मुगल दरबार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन मनाते थे, सिंहासनारोहण का दिन मनाते थे, फारसी नव वर्ष जिसको नवरोज कहते हैं, ये त्यौहार मुख्य हैं जो मुगल दरबार में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था और बाद में ये वस्तुएं दान में, मतलब वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। जो जन्मदिन होता था शासक को, उस दिन तराजू में एक तरफ शासक को बिठाया जाता था और दूसरी तरफ बहुत सारी कीमती वस्तुओं से उसको तोला जाता था, और तोलने के बाद उसके वजन के बराबर की वस्तुएं गरीबों में दान पुण्य कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी। तो ये देखिए, ये एक मतलब एक चित्र बनाया गया है। आगरा में विवाह से पूर्व शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए कौन है, मुगल बादशाह शाहजहां। और बादशाह नामा जो पुस्तक थी, जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी शाहजहां के बारे में, उस बादशाह नामा की घटना है। और इस घटना को चित्रित किस चित्रकार ने किया है, पयाग नामक चित्रकार के द्वारा इसको चित्रित किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां बैठा है और अपने पुत्र औरंगजेब को वो सम्मानित कर रहा है, उसको पदवी दे रहा है। तो ऐसे घटनाओं को चित्रित किया जाता था। आगे बात करें, पदवियां, उपहार और भेंट। विभिन्न प्रकार की पदवियां दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे और भेंट दिए जाते थे। जैसा कि अभी हमने देखा कि शाहजहां किसी बात से खुश होकर औरंगजेब को कोई पदवी दे रहा है या कोई
उपहार दे रहा है। तो ऐसे ही मुगल बादशाह किसी के काम से, किसी कलाकार या किसी अधिकारी के काम से खुश होकर उसे बहुत बड़ी बड़ी पदवियां उपहार दिया करते थे। उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। राज्याभिषेक के समय, जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब जब सिंहासन पर बैठा, उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। जैसे शाहजहां जो नाम है उसका असली नाम था खुर्रम, लेकिन जब वो सिंहासन पे बैठा तो उसने शाहजहां की पदवी धारण की थी। तो ऐसे ही सिंहासन पे बैठते समय या किसी दुश्मन को हराने के उपलक्ष्य में वो बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे। उद्घोषकों, मतलब दरबार में जब बादशाह आता था तो जो उद्घोषक है वो जोर जोर से आवाज में गा के बड़ी लंबी, जैसे मोहम्मद जलालुद्दीन बादशाह अकबर पधार रहे हैं, ऐसे गा के सुनाते थे तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता था। तो उद्घोषकों द्वारा जब इन गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वो सभा में विस्मय का माहौल पैदा कर देती थी। ऐसी वो धारण करते थे मुगल बादशाह और अपने अधिकारियों को भी देते थे। योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। तो योग्य अधिकारियों को भी वो पदवियां देते थे। दरबारी पदानुक्रम में किस व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। हम देखते हैं कि मुगल जो अधिकारी थे उनके जिसके पास बड़ी पदवी होती थी, इसका मतलब वो अच्छा कार्य कर रहा है, बादशाह उससे खुश है, तो इस तरह उसको जाना जाता था, देखा जाता था। उच्चतम मंत्रियों में एक को दी जाने वाली जो पदवी होती थी वो थी आसफ खां। जो उच्च मंत्री होते थे, विशेष सम्मानित जो मंत्री होता था, उसको आसफ खां की पदवी दी जाती थी। अब आसफ खां पदवी आई कहाँ से, कैसे इसका जन्म हुआ, तो आगे देखो। आसफ खां की पदवी का उद्भव कहाँ से हुआ? पैगंबर शासक सुलेमान थे और उनके कल्पित मंत्री, पैगंबर शासक सुलेमान एक थे, भारत से बाहर वो शासन करते थे, और उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था आसफ खां, जो योग्य मंत्री थे। तो बस उन्हीं की पदवी फिर चल निकली और मुगल बादशाह अपने जो सबसे योग्य मंत्री होते थे उसको कौन सी पदवी देते थे? आसफ खां की पदवी प्रदान करते थे। आगे बात करें, औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजात्यों, जिनमें एक थे आमेर के राजा जयसिंह और दूसरे थे जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, इनको पदवियां दी थी। कौन सी? मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। तो औरंगजेब अपने दो अधिकारियों जयसिंह और जसवंत सिंह, जयसिंह आमेर के थे और जसवंत सिंह जोधपुर के थे, इनकी उपलब्धियों, इनके कार्यों से खुश होकर इन दोनों को मिर्जा राजा की उपाधि या पदवी किसने दी थी? औरंगजेब ने। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। पदवियां या तो योग्यता से मिल जाती थी और कई बार पदवियां लेने के लिए रिश्वत भी दी जाती थी। मतलब उस समय भी भ्रष्टाचार था और रिश्वत देकर भी पदवियां खरीदी जाती थी। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता था। मतलब इनाम के रूप में कई बार बादशाह अपने खुद के द्वारा पहने गए वस्त्र भी इनाम के रूप में देते थे और ये बड़े सम्मान की बात होती थी कि बादशाह के द्वारा पहना हुआ कोई चोगा या वस्त्र वो किसी को मिलता था। तो कई बार बादशाह अपने गले से मालाएं उतार के दे देते थे इनाम के रूप में। तो इस तरह भी इनामें दी जाती थी। इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है जो बादशाह देते थे अपने वस्त्र या माला वगैरह। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे, किसी के कार्य से खुश हो जाते थे तो ऐसे वो दे देते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में वो प्रदान करते थे। तो रत्न जड़ित गहनों का सेट भी कई बार बादशाह प्रदान कर देते थे किसी से खुश होकर। आगे बात करें तो एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। दरबार में जब कोई उपस्थित होता था, कोई बड़ा अधिकारी जो किसी दूर के प्रांत में नियुक्त है, वो जब कभी दरबार में उपस्थित होता था या किसी दूसरे राज्य का राजदूत दरबार में उपस्थित होता था, तो उससे उम्मीद की जाती थी कि वो कभी बादशाह के सामने खाली हाथ उपस्थित ना हो। वो बादशाह के सम्मान में कुछ उपहार या बड़ी सारी रकम लेके आए और ये बादशाह के सम्मान का सूचक एक तरह से मानी जाती थी। तो ये उम्मीद की जाती थी कि कोई भी दरबारी दरबार में खाली हाथ उपस्थित ना हो बादशाह के सामने।
वह या तो नज्र के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता ही था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। दूसरा राजा जब बहुत सारे उपहार भेजता था अपने राजदूत के साथ, तो ये एक तरह से नए संबंध बनाने की शुरुआत होती थी। आगे बात करें कि शाही परिवार। अब हम बात करेंगे शाही परिवार के बारे में, जो राजा या बादशाह होता था उसके परिवार के बारे में। तो जो महल होता था जिसमें बादशाह रहता था, उस महल में उसकी बहुत सारी बेगमें, अन्य जो माताएं या और भी जो होती थी उनके घर में महिलाएं, वो सब उस महल में रहती थी। उस महल में मर्द एक ही होता था बादशाह, उसमें औरतें और बच्चे रह सकते थे और मर्द केवल एक बादशाह होता था। उस महल को अक्सर नाम दिया जाता था हरम। तो मुगल बादशाहों के हरम के बारे में बात करेंगे। जो हरम है ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थल, जो उस महल के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसमें शाही परिवार निवास करता था। हरम शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था। यह शब्द फारसी से निकला है, हरम शब्द फारसी से निकला है, जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका होता था। राजपूत और मुगलों के बीच कई सारे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। अकबर और उसके बाद वाले मुगल बादशाहों ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये आपसी मित्रता और नए राजनीतिक संबंध बनाने की एक तरह से शुरुआत होती थी। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता भी सुनिश्चित होती थी। इन वैवाहिक संबंधों से ही नई राजनीति एक तरह से शुरू होती थी। इस तरह के विवाह और उसके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। ये जो राजपूतों से वैवाहिक संबंध मुगलों ने स्थापित किए, इसी के कारण मुगल इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाए और एक नए बंधुता और व्यापक तंत्र का वो निर्माण कर पाए। क्योंकि राजपूत जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, वो एक तरह से मैत्री भाव स्थापित हो जाता था और राजपूत उनके सहयोग करते थे साम्राज्य का विस्तार करने और साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े। मुगल बादशाहों ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया, इससे वो कुछ नए वर्गों और महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े। उन्हें एक वृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में भी इससे मदद मिली वैवाहिक संबंधों से। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां बेगम और अन्य स्त्रियां, जिन्हें क्या कहा जाता था, अगहा, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, में अंतर रखा जाता था। अब जो हरम होता था या बादशाह की जो बेगमें होती थी जिनसे वो विवाह करके लाते थे, तो दो तरह की बेगमें होती थी। एक तो वो बेगमें होती थी जो किसी शाही परिवार से संबंधित होती थी, जिनसे वो पूरी रस्मों रिवाजों के साथ विवाह करते थे। दूसरी वो बेगमें होती थी जो किसी शाही परिवार से संबंधित नहीं होती थी और कोई खास रस्मों रिवाज के बिना उनसे विवाह कर लिए जाते थे। इनमें अंतर रखा जाता था। जो शाही परिवार से संबंधित स्त्रियां या बेगमें होती थी, वो थोड़ा सा उच्च पद या ऊंचा स्थान उनको माना जाता था, और जो शाही परिवार से संबंधित बेगमें नहीं होती थी उनको निम्न दर्जा दिया जाता था। आगे बात करें, अब शाही परिवार की स्त्रियों को तो बेगम कहते थे, और अन्य जो शाही परिवार से संबंधित स्त्रियां नहीं होती थी उनको क्या कहते थे, अगहा। मेहर के रूप में, मेहर क्या होता है कि मुसलमानों में जब निकाह होता है तो वर के द्वारा वधू को कुछ रकम दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, मेहर। तो जो बेगमों से, जब शाही परिवार की स्त्रियों से जब मुगल राजा विवाह करते थे तो मेहर के रूप में बहुत बड़ी धनराशि वो बेगमों को देते थे, तो उनके पास खूब धनराशि होती थी। तो देखिए, मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगम अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से आगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान उनको मिलता था। जो शाही परिवार की बेगम थी, जो मेहर उनको प्राप्त होता था अपने पति की तरफ से, तो वो ऊंचा दर्जा उनको मिलता था, किनकी बजाय, आगाहों की बजाय। आगे बात करें
कि वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता था कि जो शाही कुल से संबंधित बेगमें हैं वो ऊंचे दर्जे की होती थी और जो शाही कुल से संबंधित बेगम नहीं है, जिन्हें आगाह कहा जाता था, उनका दर्जा निम्न माना जाता था। ऐसा हमेशा नहीं होता था। कई बार जो बादशाह या पति अगर चाहे तो जो दूसरे शाही कुल से संबंधित नहीं थी जो बेगमें, उनको भी वो ऊंचा दर्जा दे सकता था। जैसा कि जहांगीर जो मुगल बादशाह था, उसके समय जो नूर जहां उसकी बेगम थी, वो शाही कुल से संबंधित नहीं होते हुए भी उन्हें सबसे ऊंची बेगम का दर्जा उनके द्वारा दिया गया था। तो ये पति पर निर्भर होता था कि उसे कैसा दर्जा वो देते हैं। तो हमेशा फिर से देखते हैं कि वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं होता था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो, मुगल जो इस्लाम धर्म है उसमें 4 पत्नियां रखने की अनुमति होती है, तो 4 पत्नियां न हो तो आगाह भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। जो आगाह जो राजवंश से संबंधित नहीं होती थी वो भी बेगम का दर्जा पा लेती थी कई बार। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिलाएं व पुरुष गुलाम भी होते थे। जो शाही महल होता था, जिसे हम हरम कहेंगे, उसमें पत्नियों के अलावा अन्य महिलाएं भी होती थी, बुजुर्ग महिलाएं, और इनके अलावा कुछ गुलाम भी होते थे, नौकर चाकर काम करने वाले। वे साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। कौन? जो गुलाम रहते थे महलों में, वो सारे कार्य वहां पर करते थे। इसके अलावा जो शाही हरम है उसकी सुरक्षा के लिए पुरुषों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, हिजड़ों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको यहाँ क्या कहा गया है? ख्वाजा सर। तो देखिए, गुलाम हिजड़े जिन्हें क्या कहा है? ख्वाजा सर। परिवार के अंदर जो हरम होता था, शाही परिवार है, परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं के एजेंट वो होते थे। नूर जहां जो जहांगीर की पत्नी थी उसकी बात कर रहे हैं, तो नूर जहां के बाद मुगल रानियां और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। जो नूर जहां थी, जहांगीर की बेगम, उन्होंने पूरे खजाने पर एक तरह से अपना नियंत्रण बना लिया था। तो नूर जहां के बाद ये प्रचलन में आ गया कि जो बेगमें होती थी या राजकुमारियां, शहजादी होती थी, वो भी अपना अपना अलग खजाना इकट्ठा करती थी, अपने वित्त पर उनका नियंत्रण रहता था। जैसे शाहजहां जो मुगल बादशाह था, उसकी पुत्रियां थी जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। मुगल बादशाह उनको कुछ पैसे देता था, आय होती थी, वो अपने पास उनको रखते थे। फिर वो अपनी मर्जी से नए महल वगैरह इन पैसों से बनवा सकती थी। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। इस तरह जब उनको वो वित्त पर नियंत्रण रखने लग गई तो अपने हिसाब से बाग और महल वो बनवाने लग गई। जहां आरा जो कि शाहजहां की पुत्री थी, जहां आरा ने शाहजहां की जो नई राजधानी थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद दिल्ली में, कि कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया था। कई सारी परियोजनाएं, जैसे जामा मस्जिद है, उसके निर्माण में इन्होंने सहयोग दिया था। इसके अलावा जो चांदनी चौक है उसका पूरा डिजाइन भी किसके द्वारा बनाया गया था? जहां आरा के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली में जहां आरा ने अपनी मर्जी से एक महल भी बनवाया था जिसका क्या नाम था? कारवां सराय। तो देखिए, इसमें आंगन व बाग के साथ एक दोहरी भव्य इमारत जो बनवाई थी उसका नाम था कारवां सराय, जो किसने बनवाई थी? जहां आरा, शाहजहां की पुत्री ने। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा भी किसके द्वारा बनवाई गई थी? जहां आरा जो एक शहजादी थी, किसकी पुत्री थी? शाहजहां की। गुलबदन बेगम के बारे में आप जानते ही हैं, जो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, और अकबर के कहने पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हुमायूं नामा। और उसमें हमें, क्योंकि एक बेगम ने लिखा हुमायूं नामा, इसलिए मुगल जो शाही खानदान होता था, एक तरह से हरम के बारे में बहुत सारी जानकारी महिलाओं के बारे में इस ग्रंथ से हमें मिलती है। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक जिसका नाम था हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री
हुमायूं की बहन तथा अकबर की फूफी थी। अकबर के कहने पर ही इन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर बाबर और हुमायूं के समय का इतिहास लिखा था, जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो देखिए, जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी फूफी, जिसका क्या नाम था, गुलबदन बेगम, से बाबर और हुमायूं के समय के अपने संस्मरणों, अपनी याददाश्तों को लिपिबद्ध करने का आह्वान किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृतियों को पूरा कर सके। तो इस तरह अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा ग्रंथ लिखा, जिससे हमें उनके हरम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है बच्चों आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।